अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरजू जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम व रहमत आलह व बरकातुहू एंड थैंक यू सो मच। अब नी हाओ भी बोलने और वो मुझे एक मूवी याद आ रही थी मिस्टर इंडिया। उसमें वो बोलते थे हे मुगेम्बो, तो वो हे मुगेम्बो भी हम कर लेते कुछ रहना ए जाए। मुगम्बो। तो बिल्कुल ऐसा ही है। भाई तो सर देखिए, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया जिसको लोग कहते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये वर्ड साउथ एशिया, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अब ऐसी कुछ आइडियोलॉजीज आ गई कि अब आप नमस्ते करेंगे तो सामने वाला कह रहा है अरे वो नहीं बोला, नाराज हो जाता है। हाँ हाँ, लोग जबकि मुझे बहुत से जी ऐसा बोलते हैं। जी जी। जबकि ये समझना चाहिए कि ये तो इस देश का था, हजारों साल में हाँ यहाँ पे नमस्ते ही राम राम ही यहाँ का ग्रीटिंग है। तो अब उस पे आप अगर बुरा मान रहे हो तो अब क्या किया जाए? अब कैसे लोग अपनी संस्कृति और उसको छोड़ देंगे? तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे पाकिस्तान में और उसमें, ये तो बढ़ेगी। मगर तब तक मेरे लिए तो सारी ग्रीटिंग्स बहुत सुंदर है। नमस्ते भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना सत श्री अकाल। राम राम मेरी पर्सनल बहुत सबसे फेवरेट ग्रीटिंग है, लेकिन मुझे सलाम वालेकुम या आदाब भी मुझे उतना ही पसंद है। हाँ, मगर मैं ये है कि मैं इंडिया में किसी को सलाम वालेकुम कहूंगा नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मैं इंडिया में उसको नमस्ते या राम राम ही कहूंगा। मैं सऊदिया जाऊंगा, मैं यूएई जाऊंगा, तो फिर मैं वहां के लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो मुझे राम राम कहें या मुझे नमस्ते कहें। वहां जाके मैं उनको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, शलोम जो भी है वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं उनकी धरती पे हूंगा और अपनी धरती पे नहीं हूंगा। जी मुझे भी सर ऐसी सारी ग्रीटिंग्स ही अच्छी लगती हैं और सभी को हर तरह से ग्रीटिंग का कहना जो है मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने शुरू से अपने शो में ऐसे स्टार्ट लिया था। कई लोगों ने खैर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं सुनती, मैं वही करती हूँ। वो जो कहते हैं ना, मैं तो वो जो सलमान खान का डायलॉग है ना, एक बार जो कह दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो मेरे साथ भी वही है, मैं खुद की भी नहीं सुनती। इसलिए मैं किसी की अच्छा, नहीं सुन रही मेरे कि साथ क्या कौन है कि क्या मैं कहे। जब कुछ एक बार कह देता हूँ ना, सुन लेता हूँ अपनी एक बार। नहीं, मैं नहीं सुनती। लेकिन आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। मोदी जी भी गए और इतनी ठंड में मतलब उन्होंने डुबकी भी लगाई, उनको देख के मुझे सर्दी लग रही थी। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ में जाने की मेरी भी बहुत इच्छा है। 144 वर्ष में पहली बार आया है और भारत की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग है। ये विश्व की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग है। आज मैं देख रहा था कजाकिस्तान के कुछ लोग आए हुए थे, वो बोला था मैं मुसलमान हूं पर मैं डुबकी लगाने आया हूं। तो ये तो हालत है। उसके बाद एक बहुत फेमस यूट्यूबर है पैलेस्टाइन का, दैट्स 1 मिनट करके है, आपने सुना होगा उनके बारे में। कई बिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। ना मैं नहीं जानता, 1 मिनट करके वो पहले लाते थे, अब उनका कुछ अच्छा। और आ गया होगा। वेरी फेमस यूट्यूबर। तो वो भी थे, वो पैलेस्टाइन से थे, बकायदा तिकुट लगा के महाकाल लिखवाया हुआ। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई क्या हो गया इनको, ये तो भारत के मुसलमानों को दर्द जिगर दर्द गम दे देंगे, तो पाकिस्तान के मुसलमानों को। सो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन विजडम कि हजारों साल पहले भारतीय जो नागरिक थे, भारतीय जो लोग थे, वो अपनी तरीके से उन्होंने इस ब्रह्मांड की गणना करने की कोशिश की। और गणना करके मतलब कैलकुलेट करके वो ये भाई एक पर्टिकुलर डे में ही आता है। और सोचिए आरजू जी कि आज से 200, 300, 500 साल पहले, जब न तो टीवी हुआ करते थे, न रेडियो, न कुछ, हजारों लोग अपने आप गैदर हो जाते थे। कुछ मैकेनिज्म रहा होगा ना कि ये लोग कहां से चले आते हैं। वो पंचांग से उनको पहले ही पता होता था कि इस दिन से इस दिन तक है, सबको वहां अपने आप इकट्ठा कर लिया। वो लोग अपने आप अपनी इच्छा से आ जाते थे। तो ये जितना कल्चरल है, रिचुअल है, उतना ही धार्मिक है। और धर्म का मतलब होता है साइंस। हमारे यहाँ साइंस और धर्म अलग चीज नहीं मान है, और अलग है भी नहीं वो। तो उसमें मोदी जी गए, उन्होंने अभी चूंकि इसमें स्टैम्पेड हो गया था, कुछ लोगों की जो है वो
अनफॉर्चुनेटली वो लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। मगर अल्टीमेटली मोदी जी गए और आज आपको उन्होंने भी नींद आ दिखाया रही है? कि हाँ जी, आज आप सो ही जा रहे हैं? आज आपको नींद आ रही है क्या? नहीं मैं बस सो के ही उठा हूँ अभी, तो अच्छा। इसलिए तो मोदी जी ने भी ये लोगों को दिखाया कि हमारा जो कॉन्फिडेंस ना खोए लोगों का, क्योंकि स्टैम्पिड हो गया था ना, अभी आपको पता है कुछ लोगों की उसमें प्राण चले गए, तो उससे ये था कि लोगों के अंदर एक हीन भावना आ सकती थी, या इसकी जो महत्ता थी उसको लेकर के लोग प्रश्न कर सकते थे। मगर मोदी जी ने वहां जाकर के लोगों में वो दिखाया कि आइए, ये सुरक्षित है और जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। देखिए ये ना, ये जाति धर्मों को लांग करके लोग आए हैं। तो आप सोचिए, एप्पल के वाइफ, जो एप्पल के जो संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, उनकी वाइफ आई, हमारे बहुत बड़े डांसर हैं रेमो फर्नांडिस जी, वो गए। उसके बाद और भी जितने बड़े बड़े हैं, धर्म जात पात नहीं देख रहे, सब इसमें जा करके संगम में डुबकी ले रहे हैं, और जो है वो एक ऐतिहासिक कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं, और जिनको लगता है कि उनको ईश्वर से कुछ प्राप्त होगा तो वो उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई में आपने सही कहा कि बीच में कुछ इस किस्म के इंसिडेंट्स भी हो गए थे जिसमें लोगों की जानें गई थी, और अब मोदी जी के जाने से जो है वो दोबारा से लोग मेरे ख्याल है फिर से जाने का जो है वो सोच रहे होंगे, बल्कि जा ही रहे हैं। रुका तो कोई भी नहीं है, मेरे ख्याल है कि नहीं, कई रुका तो करोड़ कोई नहीं जो है। है, वो तो ऐसे भी हाँ, जा रहे रुका हैं। तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल इस किस्म के जो इंसिडेंट्स हो कॉन्फिडेंस जाते हैं रिस्टोर उसके हो लिए भी जाएगा। होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है कि मोदी जी को देखकर लोग हिम्मत करेंगे और मजीद लोग जाएंगे। अब तो खैर हमारे कई दोस्त भी जो हैं वहां पर पहुंच चुके हैं, और एक दो ने तो अपनी फोटोज वगैरह भी भेजी थी, और साथ ही साथ मुझे कह रहे थे कि हम आपके एरिया प्रयागराज में हैं। तो डेफिनेटली वो सुनकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि प्रयागराज से मेरे और दिल्ली, दो जगहें जहाँ से खास मुझे अपना कनेक्शन सा एक जुड़ा हुआ नजर आता है। और इसी वजह से मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगा जब वो लोग गए, और उनकी फोटोज भी आई हैं, और अभी तक कई दोस्त जो हैं वो वहां पे विजिट कर रहे हैं। तो लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर साहब हम आपसे ये भी पूछेंगे कि अभी मोदी जी का अमेरिका जाने का भी हो रहा है, अमेरिका विजिट का भी प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो अमेरिका जाएं, उससे पहले ही वहां से कई लोग जो हैं वो डिपोर्ट किए गए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, और उनको हथकड़ी वगैरह लगा के लाया गया। उसके ऊपर भी लोग काफी बातें कर रहे हैं, खासतौर पे वो लोग जो बीजेपी के साथ नहीं है, और उनमें जर्नलिस्ट वगैरह भी शामिल है। मैं उनकी ट्वीट्स भी देख रही थी कई जर्नलिस्ट की, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, इस तरह से हथकड़ी लगवा के लाया गया, और इस पे वो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इस वक्त की सरकार को, भारत की। वो तो देखिए, जिसको गालियां देनी है वो कुछ भी होगा, गाली ही देंगे। अब चूंकि ये भारतीय नागरिक थे, इन्होंने एक एग्जिस्टिंग लॉ के अंतर्गत एक अपराध किया था, क्योंकि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं तो वो वायलेशन होता है कई लॉज का, जिसकी क्रिमिनल लायबिलिटी है। तो अब अगर क्रिमिनल लायबिलिटी है, और अगर यूएस का कानून ये कहता है, या वहां का विधि जो है वो ये, क्षमा कीजिएगा, विधि जो है वो ये कहता है कि भाई इनको आपको इनकार्सरेटेड रखना पड़ेगा, या उनको जो है आप अरेस्ट करके किसी तरह के डिटेंशन कैंप में रखते हैं, और उसके बाद उनकी अगर प्रोटोकॉल है और वो प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने भेजा है तो ठीक होगा। लेकिन मेरे ख्याल से, मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर ये लोग डंकी के थ्रू भी गए थे, इलीगल भी गए थे, तो इस तरीके से अगर वो सलाखों में आए हैं या किसी भी तरीके के जंजीर में आए हैं तो वो ठीक नहीं था। उसका कारण ये है कि वो कोई, जब आपने छोड़ दिया, उनको डिपोर्ट कर दिया, तो वो आपको डिपोर्ट करते समय वो चीजें तो उठा लेनी चाहिए थी। अब हवाई जहाज के अंदर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो चाबियां या वो सब तो वो लेके जाएंगे नहीं कि हमें वो काटना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां पे क्रिमिनल मैटर्स में। तो अब वो हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस तरीके से इनको हथकड़ी लगा के या किसी भी तरीके से पैरों में बेड़ियां डाल के नहीं भेजना चाहिए। ये मानवता का जो मानव अधिकार है उनका बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाता है। हमारे यहाँ ऐसे लॉज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अननेसेसरीली हैंडकफ्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई अगर
थ्रेट है, फ्लाइट थ्रेट है, तो ही आप हैंडकफ्स डालते हैं, नॉर्मली नहीं डालते। तो यहां तक तो मैं उससे सहमत हूं कि ये यूएस सरकार के लिए गलत चीज है कि आप एक, ये तो सिंपल से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, कोई इन्होंने बड़े डिडेड टेररिस्ट नहीं थे कि आप इनको इस तरीके से भेज नहीं, दें। तो कोई ये कोई क्रिमिनल्स नहीं थे ये। नहीं, क्रिमिनल तो थे ना। क्रिमिनल कौन होता है? जो क्राइम करता है। अब क्राइम तो बहुत तरीके का हो सकता है ना। क्राइम तो एक छोटा सा बच्चा, अरे एक छोटा सा 15-16 साल का लड़का चॉकलेट उठा करके अपनी जेब में डाल ले, वो भी क्राइम है। कोई अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए किसी के जेब से पैसा चुरा ले, वो भी क्राइम है। क्राइम तो क्राइम मतलब जो लॉ कहता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट को हम क्रिमिनल मानते हैं तो क्रिमिनल हो जाता है। तो यूएस में आप इलीगल घुसे हैं और आपको भेजा गया तो आप क्रिमिनल तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, यूएस के लॉ के अंडर में। इंडिया के आंखों में आप भले क्रिमिनल ना हो, तो इंडियन लॉज के अगर आपको क्रिमिनल नहीं समझता तो वो एक अलग चीज है, लेकिन यूएस लीगल सिस्टम के अंदर में देवर क्रिमिनल्स, इसीलिए उनको इस तरीके से भेजा गया। हालांकि अब रिफ्यूजी लॉ में, अब चूंकि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिवली ही उनको पकड़ लिया गया होगा मेरे ख्याल से। अब इनमें से कितने लोगों ने अपनी जो अराइवल है उसको इलीगल ना दिखा के लीगल दिखाने की कोशिश की होगी, कितने लोगों ने कोर्ट की मदद ली होगी, आई डोंट नो। हालांकि बहुत कम लोग इसको लेते हैं। तो यस, ये एक दुख का बात है। लेकिन सर ये जो 18-20 हजार लोग आएंगे, जिसमें से अभी कुछ 100 ही वापस आए हैं, तो इनको यहाँ पर बसाया कैसे जाएगा? भारत में जॉब दी जाएगी उनके इनको? परिवार है भाई, कोई लोग ऐसे थोड़े हैं कि हजारों साल पहले चले गए थे, 3-4 साल पहले चले गए थे वो लोग, तो उनके परिवार से अपनी फैमिली में वापस चले जाएंगे। दैट शुडंट बी अ बिग इशू। ये तो बेवकूफ लोग हैं, वो बसाएंगे कैसे? अरे भाई बसे बसाए हैं, लोग झूठ बोल के गए अपने परिवारों से। अगर वो वहां पे 2-3 जनरेशन से रहते तो वो इलीगल इमिग्रेंट थोड़े होते, वो तो लीगल होते ना। तो ये तो इसी जनरेशन में गए ना, तो किसी का माँ होगा, किसी का बाप होगा, भाई होगा, बहन होगा, अपने घर चला जाएगा, वो बात खत्म हो जाएगी। अब अपना जीवन वो शुरू कर लेगा यहाँ पे। भारत माता की संतानें हैं वो। भारत में जो भारत का संतान है, उसने बाहर अगर गलती की भी है, लेकिन वो भारत माता तो अपने बेटों में, अपने बेटियों में कोई अंतर नहीं करेगी। यहाँ तो सबका स्वागत है। हाँ, उन्होंने गलती की थी, उस गलती की उनको सजा मिली, उसका परिमार्जन हुआ, उनके पैसे गए, समाज में बहुत सारा रेप्यूटेशन चला गया। अब वो कोई अपने अपने सपने लेके गया होगा कि मैं अमीर बन जाऊंगा, तो ये सब जो सपना होता है कि अमेरिका में जाके अमेरिकन ड्रीम है, कोई अमेरिकन ड्रीम नहीं है वो। अगर आपको अमेरिकन ड्रीम करनी है तो लेजिटिमेटली जाके वीजा से जाइए। अब वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है क्योंकि उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अब वहां भी रह नहीं गई। ठीक है ना, एक सैचुरेशन। अमेरिकन ये तो है। ये बोल देना चाहता हूँ, अमेरिकन ड्रीम एक बड़ा ही फैंसी वर्ड है। यूरोपियंस की जो क्रिमिनल एक्टिविटी थी अमेरिकन के साथ करने की, जो वहां के नेटिव लोगों को उन्होंने मारा, उनके धर्म का डिस्ट्रक्शन किया, और उसके बाद वहां पे खुद बस गए, और उसको जो लेजिटिमाइज किया गया उसका नाम है अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम को था, तुम यूरोप में रहते भाई, तुम्हारा ड्रीम तो यूरोपियन ड्रीम हो जाता। व्हाई डिड यू गो टू अमेरिका? और वहां के लोगों को मार करके और अपने कल्चर को बसा दिया आपने। फिर उसके बाद आपने दुनिया पे, चूंकि आप चाहते थे कि और भी लोग आए, तो अब आप सिर्फ यूरोप के लोगों को बुला नहीं सकते थे, आपने एक इमिग्रेशन की प्रोसेस शुरू करी। उसके बाद आपने पहले तो ये स्थापित किया कि जो आपने वहां पे जमीन हथियाए हैं वो आपके लेजिटिमेट जमीन है। वो जमीन आपकी लेजिटिमेट तो नहीं थी, वो तो लोगों की जमीन थी, वहां के अमेरिकन की, जिसको आप रेड इंडियंस कहते हैं आज की डेट में। उनके उनको ट्राइब कहते हैं, कई नाम है उनके, उन लोगों की जमीनें थी। आज वो अपनी जमीनों में बाहरी हो गए। तो पॉइंट ये कि अमेरिकन ड्रीम वाज जिसे यूरोप ने अपने हर एक कुकर्मों को करने के बाद वो उसको एक बड़ा स्वीट सा नाम देते। जैसे जर्मनी है आज के सबसे टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कार, ये वो, उन्होंने इतने लोगों को मारा, सब खत्म हो गया। अब जर्मनी जो है वो जाना जाता है कार के लिए। आप जर्मनी को क्यों जानती हैं आज की डेट में आरजू जी? तो कार, बीएमडब्ल्यू। जर्मनी में बोला, आपके दिमाग में क्या आएगा? बीएमडब्ल्यू, कार, टेक्नोलॉजी। वही मैं इंडिया बोलूं बाहर जाके, अरे गंदगी, कास्ट सिस्टम, ये इन्होंने किया है। अपने पाप को इन्होंने किताबों के थ्रू अमेरिकन ड्रीम प्रूफ कर दिया। क्या अमेरिकन ड्रीम थी? दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लिया। ये भी तो वैसे ही गए थे, ये बेचारे जो इंडिया से वापस भेजे गए हैं, जिसको आज आप डंकी कहते हो, आप भी डंकी मंकी बन के गए थे वहां पे।
तलवार लेके गए, आपने वहां के लोगों को मारा। आज जिसको आप क्राइम कह रहे हो, उसी क्राइम के दम पे आप वहां बैठे हो। आज आपने भी क्राइम किया था, वहां के लोगों की गर्दनें उतारी थी, उनको हराया था, और उसको चूंकि आप वॉर कह रहे हो। तो ये जो है ना, ये देखिए लॉ की बड़ी जबरदस्त बात है कि उन्होंने किया तो वो लीगल हो गया, वो एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी हो गया, वो वेटल का एक क्या थियोरेटिकल फॉर्मूला हो गया कि वो तो टेरा नलिस था, नो नो टेरिटरी और ये और वो। एनीवेज, मतलब वो किसी की टेरिटरी नहीं थी। इस तरीके के बोगस नियम निकाले गए और उसके बाद अमेरिका जो यूरोपियन एट्रोसिटीज थी उसको लेजिटिमेट कर दिया गया। वो गवर्नमेंट जो बेसिकली ऑक्यूपेशनल फोर्सेस थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया, और उसके बाद इसको ग्लॉस ओवर किया गया किताबों के थ्रू अमेरिकन ड्रीम कह के। ठीक है ना, तो फिर मुगल भी अमेरिकन ड्रीम था भाई, मुगल भी भारत में आया तो वो इंडियन ड्रीम हो गया। उसके बाद तुर्क जो चले गए अरब में, वो भैया तुर्किश ड्रीम हो गया। ये बेकार की बातें हैं। ये जिस जो ये अमेरिका, ये जो इंडिया किया आज से 200 साल 400 साल पहले करते ना, तो ये फाउंडिंग फादर होते अमेरिका के, फाउंडिंग फादर। मगर सर भारत की गवर्नमेंट ने कहा क्यों नहीं कि हमारे लोगों को मत निकालो? इतना बड़ा नंबर तो नहीं है 20,000। आज की डेट में तो अमेरिकन लॉ को सब मानते हैं। 18-20,000 इतना बड़ा नंबर तो नहीं है। नहीं भाई, बात एक की भी है। हम अगर वो लोग इलीगल गए हैं, अब जो लॉ है उसको तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। मैं तो आपको फिलोसफिकल आंसर दे रहा हूँ। फिलोसफी के अंदर में उसकी लीगल नहीं अहमियत है, लेकिन अब वो है, अमेरिकन गवर्नमेंट से लोग डील करते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ लोग ट्रीटियां साइन करते हैं, तो गवर्नमेंट तो है वहां पे आज की डेट में, और लेजिटिमेटी है उस गवर्नमेंट की। अमेरिकन स्टेट को नहीं मानती है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका हर जगह अपनी चलाता है? अब उसने कह दिया कि जी गजा में जो है वो हम सबको निकाल देंगे और उसको टेक ओवर कर लेंगे, मतलब, और दूसरी तरफ अपने यहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है या वो एज अ प्रेसिडेंट आए, तो बहुत ज्यादा टफ किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ये तो स्टेटमेंट बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जो इजराइल की कोर्ट ने तो फिर भी इसको ऑक्यूपेशन कहा था। इजराइल के कोर्ट में ये जो लैंड है, जो न्यू सेटलमेंट बसाए गए अमेरिका इजराइल द्वारा, उसको उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऑक्यूपेशन है। तो जो लैंड उनको दी गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन के अंतर्गत, ये उन्होंने उस लैंड के बाहर जाकर के भी अपनी जो है वो सेटलमेंट्स बसाई हैं। उन सेटलमेंट्स को इजरायली सुप्रीम कोर्ट इज अ वेरी जस्ट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा ये ऑक्यूपेशन है। लेकिन अब वो तो एक कदम आगे चले गए, उन्होंने कहा अमेरिका ओन करेगा उसको। अब वो तो समझने वो कैसे ओन करोगे, कैसे खरीदोगे, क्या करोगे? कह रहे कि जो पैलेस्टीनियंस है उनको वहां से हटाएंगे, वो चले जाएं यूएई में चले जाएं, वो सीरिया में चले जाएं, वो इजिप्ट में चले जाएं, या पैलेस्टाइन में चले जाएं, हम उसको लेंगे, वहां पे सपाट करेंगे जो चीजें सब कुछ। वहां पे अगर कोई बंदूक निकाल के रखा हुआ है, तो बंदूक छिपा के रखा हुआ है, या आर्म्स एंड एम्युनिशन है, तो हम उसको ठीक करेंगे। अब गाजा एक तरीके से इजराइल के लिए तो हमेशा रिस्की फैक्टर रहा है। गाजा एक समय पैलेस्टीनियंस के पास, इजराइल के पास था, उन्होंने पैलेस्टीनियंस को वापस दे दिया था। तो अब वो वापस ले रहे हैं और वो सिक्योरिटी के मैटर से ले रहे हैं। बट बात आपकी सही है, इसका कोई सेंस नहीं है। मगर देखिए दिक्कत ये है उस जगह की कि वहां पे 3 कॉन्फ्लिक्टिंग रिलीजन अपना क्लेम ठोकते हैं। जुडाइज्म क्लेम ठोकता है, क्रिश्चियन क्लेम ठोकता है, और मुस्लिम्स क्लेम ठोकते हैं उस रीजन में। अब दिक्कत यह कि जूज और क्रिश्चियन एक हो गए, मुस्लिम्स अलग पड़ गए, और मुस्लिम्स में भी सिर्फ अरब्स और नॉन अरब्स अलग हो गए। क्योंकि ये लड़ाई तो बेसिकली ईरान लड़ रहा है, वो अरब भी नहीं है। पैलेस्टीनियन कॉज की लड़ाई सिर्फ ईरान लड़ रहा है, अरब ने तो कुछ नहीं कहा। अरब ने, आज ही मैंने स्टेटमेंट देखा, एमबीएस ने कहा कि वी आर रेडी टू रिकॉग्नाइज इजराइल, एक ही चीज चाहिए कि पैलेस्टीनियंस को स्टेट दे दो। तो अब कितना बड़ा स्टेट देंगे, क्या देंगे, कुछ पता नहीं है। देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी बढ़ती जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब बढ़ता जाएगा, तो ये जो क्लेम है अरब वर्ल्ड का पैलेस्टीनियन लैंड के ऊपर, वो कमजोर होता जाएगा। बिकॉज ये अभी भी ये उस लेवल पे अब नहीं जा पाएंगे। ह्यूमैनिटी दूसरे लेवल पे जा चुकी है, जहां पे अब बहादुरी आपकी नहीं इसमें होती कि आप
10 लोगों से इकट्ठा मुकाबला कर ले, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समय में जिससे आपका मुकाबला है वो आपके सामने कभी आएगा नहीं। वो 200-2000 किलोमीटर से ड्रोन ठोक करके ही आपको मार रहा होगा, वो आप उसको देख भी नहीं पाओगे किसको बहादुरी दिखानी। तो अब ये कहना कि मैं लड़ जाऊंगा तो लड़ जाइए ड्रोन से, वो आएगा, वो तो उसके तो कोई इमोशन भी नहीं है। ड्रोन तो एक मिसाइल का उसने बटन दबाना है और खेल खत्म। अब आप ये कर सकते हो, उनका छिटपुट नुकसान कर दोगे वो करके, क्या नाम है, टेररिस्ट अटैक करके, तो वो तो ठीक है, उसका कोई बहुत फर्क किसी सोसाइटी पे नहीं पड़ा। पाकिस्तान ने इतनी साल टेररिज्म किया, इंडिया पे क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। अल्टीमेटली आप ही वो हो गए। सो यस, मैं आपसे इस बात तक सहमत हूँ आरजू जी कि अमेरिका जो है वैंटन एक्ट कर रहा है, और ये जो ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट आई है, इसके सामने अभी तक तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है। हालांकि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया गया, चाइना ने भी रिस्पॉन्स में टैरिफ लगाया है, लेकिन चूंकि ये वादा करके आए थे कि हम कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं शुरू करेंगे, उसको देखते हुए ये गाजा की टेरिटरी को हम कंट्रोल करेंगे, ओन करेंगे। ओन वर्ड उन्होंने किया, उन्होंने कंट्रोल वर्ड किया होता तो आई वुड नॉट हैव एटलीस्ट वरीड अबाउट इट। वो कह रहे हम ओन करेंगे। अब चूंकि हम साहब की अंग्रेजी भी बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए मैं उसको आई वुड बी वेटिंग कि कैसे आप ओन करोगे। यू कैन कंट्रोल, बट वो ओन तो वहां के लोग ही करेंगे, आप उसको कैसे ओन कर लोगे? बिल्कुल। की कोई और वहाँ के कई कंट्रीज ने उनकी इस बात को रिजेक्ट भी कर दिया है। कई कंट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं जिसमें चाइना भी शामिल है, वो उनकी इस स्टेटमेंट को नहीं हर ले। कंट्री को इस बात को कंडेम करना चाहिए कि हम ओन करेंगे। ओन पैलेस्टीनियन और इजरायली ही करेंगे, और कोई और नहीं कर सकता उस लैंड। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और डेफिनेटली ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम बिल्कुल आपको जहमत देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको चाय कॉफी पीकर आए ताकि आपको नींद ना आए। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। खूब गालियां पड़ेंगी बहुत